शुरू किया फील्ड वर्क के अंदर, तो हाँ एक्सपीरियंस साझा करिए हमें फील्ड वर्क का। या तो फील्ड वर्क आई मीन इट्स लाइक मेनली पहले कनेक्शन बनाना पड़ता है। सो फर्स्ट आपको लाइक मैप करना पड़ता है कि कौन इंफॉर्मेशन देने के लायक है। तो इट्स लाइक इफ यू वांट टू स्टडी विमेन, तो फिर आपको थोड़ी बहुत विमेन के साथ, तो फिर अदरवाइज एल्डरली पर्सन, चाइल्ड के साथ। तो फर्स्ट पहले आई वुड रेकमेंड कि 1-2 महीने आप सिर्फ मैपिंग में लगाओ, फील्ड वर्क में फेमिलियराइज होने में, पूरी सेटिंग में फेमिलियराइज होने में, अपने आप को एम्बेड करना, उस कम्युनिटी के अंदर एम्बेड करना, आपको उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है किसी हद से। तो किसी लाइक एक्सेप्टेंस, उनसे एक्सेप्टेंस आनी चाहिए फील्ड वर्क में। तो वो एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो फील्ड वर्क ना एक बहुत अक्यूमुलेटिव प्रोसेस है कि आज आप थोड़ा सा करोगे बट आपको लगेगा नहीं कि उसमें कोई वैल्यू है, बट आपको लेटर पता चलेगा कि उसमें क्या वैल्यू था। तो फील्ड वर्क बहुत एक स्लो सेडिमेंटेशन प्रोसेस काइंड ऑफ थिंग है। तो मेरा जो फील्ड वर्क चला, इट वाज लाइक कोरोना की वजह से इट जस्ट आई मीन रुकता गया। मैं 10-15 दिन करती थी, फिर कुछ ना कुछ हो जाता, फिर वापस जाना पड़ता है, ऐसे ऐसे कुछ ज्यादा। आई मीन मुझे ऑलमोस्ट 4 महीने और चाहिए, 4-5 महीने और चाहिए जितने में। हाँ, तो उस स्टेज पे हूँ। और इसके अंदर जो अपने यहाँ पर जो फील्ड वर्क है, जो खासकर यहाँ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हम देखते हैं, इवन आप डीयू का देख लीजिए, जेएनयू का देख लीजिए, तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज का, वहां पर अभी जो हाल फिलहाल में 1-2 साल नहीं, पिछले 8-10 साल से आप लगातार देखेंगे, ग्रेजुअली आप देखेंगे तो फील्ड वर्क की जो अहमियत है वो बहुत ही मतलब मिनिमम एक बना दी है, खासकर सोशल साइंसेज के केस में। आप इसको कैसे देखते हैं? कोई भी बॉडी उनको फंड नहीं कर रही, और उनको जो भी जेआरएफ वगैरह मिलता है वो अपनी जेब में ही डालते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं कि लोग फंडिंग को लेके, जो फंडिंग उनको कुछ फील्ड में नहीं डालते। एंड थर्डली इट्स दैट वो एवरीवन एनजीओ के थ्रू ही काम करते हैं आजकल। अगर रूरल इंडिया पढ़ना है, अर्बन पुअर पढ़ना है, एनजीओ के थ्रू ही करना है। बट एनजीओ के थ्रू फील्ड वर्क मुझे नहीं लगता कि दम वाला फील्ड वर्क होता है, जो इन डेप्थ फील्ड वर्क होता है वो अपने कनेक्शंस बनाने के थ्रू ही होता है। एक एनजीओ एक लेंस हो जाती है, उनकी इक्वालिटी देखना है, राइट्स देखने हैं, एक उनकी लैंग्वेज होती है, और लोकल जो लोग होते हैं उनकी दूसरी लैंग्वेज होती है। तो लोग बहुत शॉर्टकट पीएचडी कर रहे हैं कि बस एनजीओ में 1 साल बिता लिया, 6 महीने बिता लिए। बट जो फील्ड वर्क होता है वो खुद खुद इनिशिएटिव, अपना मैप बनाना, एक लोकेशन और एक कम्युनिटी का अपना मैप बनाना, वो जरूरी है। और जैसा आपने बताया कि एनजीओ का तो एक सर्टेन एक लाइन रहती है कि हम इक्वालिटी पे काम करते हैं, या हम राइट्स पे काम करते हैं, या हम विमेन या चाइल्ड उस पे राइट्स पे काम करेंगे। जबकि आपके जो लिंकेजेस है रिसर्च के अंदर फील्ड वर्क में, वो तो उसके अलावा दूसरी चीजों के साथ भी आपके लिंकेजेस आपको देखने पड़ते हैं। हम्म। तो ये तो शायद नहीं हो पाएगा ना एनजीओ के साथ में मिल करके। हम्म। हाँ। और दूसरा, आप ये फंड वाले जो मुद्दे को और थोड़ा सा हमें समझा पाए, इस जो फंड वाले इश्यूज को जो आपने बोला है। तो आई मीन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में पीएचडी स्टूडेंट्स को सेपरेट फील्ड वर्क फंड मिलता है। और यूजुअली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे सेपरेट फील्ड वर्क फंड नहीं मिलता है, सिर्फ स्कॉलरशिप मिलती है। और क्योंकि लोग को सेपरेट कोई फील्ड वर्क फंड नहीं मिलता, आइदर वो अपने होम टाउन पे ही काम करते हैं, तो अपने गांव में जाके अपने गांव की एक एथनोग्राफी लिख लेते हैं,
या फिर अपनी शहर की एथनोग्राफी लिख लेंगे। बट जो पहले एथनोग्राफी होती थी कि आप कहीं जाएं जहाँ पे आपको फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करना पड़ता है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन गवर्नमेंट आपको नहीं देता। तो फॉरेन स्कॉलर्स आके जो फॉरेन डिग्रीज कर रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा फंडिंग होती है, तो वो आके लोग को खिला खिला के उनकी फील्ड वर्क ऐसे कर लेते हैं, और वो बहुत आसान होता है। क्योंकि फील्ड वर्क अगर आप एनजीओ के थ्रू नहीं कर रहे होते, इट्स बेसिकली अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्ती कर निभाना और बनाना, और वो दोस्ती में पैसे भी खर्च होते हैं, अपना टाइम भी खर्च होता है। दोस्ती एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है ना, तो फील्ड वर्क एक तरह की वैसे ही है। हाँ। और इसके अंदर जो आप देखेंगे कि जो अपने अमेरिका यूरोपियन यूनिवर्सिटीज का नाम लिया, अगर अपन इसी के अंदर ही देखते हैं, सोशल साइंसेज के अंदर ही देखते हैं, जो हाल ही के जो रिसर्च रहे थे जी, वो रॉबर्टसन का हो, जॉन जेरा का हो, पिलविस्की का हो, जितने भी रिसर्च अभी जो हाल में हो रहे हैं, उसके अंदर भी कोई फील्ड वर्क के अंदर कोई उस लेवल का फील्ड वर्क वो नहीं है। मतलब वो भी ऐसा ही है कि मैनेज किया हुआ फील्ड वर्क लगता है। क्या आप इस कितना, आप कैसे इसको देखती हैं कि एक जस्ट एक ही रिसर्च है, उसी रिसर्च को कालबेलिया के ऊपर 4 लोगों ने उसको सेम बात को अलग अलग तरीके से बोला है? हाँ, आई मीन डिपेंड करता है केस टू केस। कई फॉरेन एथनोग्राफर्स हैं जिन्होंने काफी इन डेप्थ काम किया है, कई हैं जिन्होंने बस रिप्रोड्यूस किया है। केस बाय केस डिपेंड करता है वो। बट हाँ, और इसके अंदर एथनोग्राफी के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी कितना रोल प्ले करती है? तो एथनोग्राफी एक तरह की रिसर्च मेथोडोलॉजी है, और एथनोग्राफी को ऐसे बोलते हैं कि डीप हैंगिंग आउट। तो हैंग आउट ऐसे आप दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हो मॉल वगैरह में, तो एथनोग्राफी इज सेड कि यू हैव टू हैंग आउट, कि आपको बहुत देर के लिए ऐसे हैंग आउट करना है लोगों। सो इट्स दैट इज द मेथोडोलॉजी टू गेट एक्सेप्टेड इनटू अ कम्युनिटी, वो एक मेथोडोलॉजी है। और फिर आप ऑब्वियसली लाइफ हिस्ट्रीज लेते हो। लाइफ हिस्ट्रीज का मतलब होता है आप एक आदमी को बैठा के बोलते हो कि आप बचपन से अब तक अपनी जिंदगी के बारे में बताओगे। तो ये एक बहुत आई मीन नॉर्मल चीज है, बट इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी में लाइफ हिस्ट्री जैसे टेक्निकल नाम दे देते हैं। बट ये तो हम सब आई मीन रेलवे स्टेशन में बैठ के भी कर देते हैं। तो एथनोग्राफी एक ऐसी चीज है, इट्स लाइक मोर ऑफ अ मोर ऑफ अ लाइफ स्किल देन रिसर्च मेथोडोलॉजी। आई मीन अगर आपको किसी भी चीज में क्यूरियोसिटी है, आप वैसे भी एथनोग्राफी करते रहते हो। तो इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ क्यूरियोसिटी। एंड इंटरव्यू लेना वगैरह ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा साइंटिफिक और टेक्निकल लगती हैं। और व्हेन एक्चुअली आप एथनोग्राफी करते होगे, आप एक दिन जाओगे और आपको दिखा कि कास्ट पंचायत हो रही है, और आप कास्ट पंचायत पे बैठ जाओगे। तो ये आप एक इंटरव्यू स्केड्यूल के साथ जाके अगर जाओगे कि आज तो मुझे पूछना था कि आपने अपना चाइल्डहुड कैसे बिताया था, और यहाँ पे तो कास्ट पंचायत हो रही है, चलो मैं जाती हूँ यहाँ से। नहीं, जो भी चल रहा है वो सब चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं एथनोग्राफी में। तो हाँ, तो यही है। आपने कैसे उनके साथ अपना हैंग आउट किया अपने फील्ड वर्क के अंदर? तो पहले तो आई मीन फर्स्ट आई बहुत स्टेजेस गई इस चीज में। तो पहले जब मैं जाती थी, वो बस मेरा सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनको पहले तो ना तो मेरी भाषा समझ आ रही थी, और ना तो समझ आ रहा था कि मैं यहाँ पे क्यों आ रही हूँ। क्योंकि एक दो दिन के बाद वो मुझे यही बोलते थे कि हमने आपको तो सब कुछ बता दिया, अब और क्या बताना है, और आप प्लीज चले जाओ। तो आपको ये स्टेज आपको समहाउ ब्रेक थ्रू करनी पड़ेगी। और अगर आप ये स्टेज ब्रेक थ्रू कर दो ना, तो फिर आपको आपको जाने देते हैं। तो मैंने ब्रेक थ्रू ऐसे किया कि मैं जाती थी और बोलती थी कि मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, तो मैं चाय पिलाती थी लोगों को। और फिर सबको बीड़ी पीनी है, तो मैं बोलती थी कि बीड़ी पी लेते हैं। तो आपने बीड़ी पीना भी फिट इन दैट। फील्ड वर्क में? और ये भी है कि लोग मजदूर हैं, तो हम्म। मजदूर के पास जो लेजर टाइम होता है, उस हम्म। लेजर टाइम में आप उनको उनको कुछ मदद करनी चाहिए। आई मीन उनको ऐसे कोई फ्रूट्स के साथ साथ बैठ जाओ, या फिर चाय के साथ बैठ जाओ, बीड़ी के साथ बैठ जाओ, बट ऐसा कुछ उनको रिलैक्स होना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे दिन काम कर रहे होते हैं।
तो आपको ऐसे भी अगर आप बनियों के साथ काम कर रहे हैं तो आपको एक दूसरा एथनोग्राफी करना पड़ेगा। अगर आप वहां जाके बोलोगे कि चाय पीते हैं, वो बोलेंगे कि नहीं हम आपको पिलाएंगे। तो आपको ये सब चीजें ना एथनोग्राफी में बड़ी सोच के करनी पड़ती है। हाँ, आपने इसके साथ साथ बीड़ी पीना और चाय पीना भी शुरू कर दिया। नहीं मैंने बस चाय पीना शुरू किया है। बीड़ी पिलाना शुरू कर दी। और ये फिर आप जो रिसर्च उसमें कर रहे हैं, अपने रिसर्च के बारे में बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने मतलब क्या क्या चीज आप फाइंड आउट कर रहे थे उन मजदूरों के साथ में या इन समाजों के साथ में जो आप कर रहे हैं? तो आई मीन मैं एक टॉपिक के साथ गई थी फील्ड। मैंने सोचा कि मैं लैंड इशू के ऊपर काम करूंगी। और जब मैं एक्चुअली फील्ड में गई, मुझे मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई मीन लैंड इशू इज नॉट द इशू। और बहुत कुछ इश्यूज हैं कम्युनिटी में। और बहुत कुछ है जो लोगों को आई मीन व्हेन यू गो टू द फील्ड, आपको ऐसे इश्यूज ढूंढने चाहिए जिससे लोगों की आंखों में चमक आ जाए। तो लैंड इश्यूज से किसी की आंखों की ना तो चमक आ रही थी, ना तो वो कुछ बोलना चाह रहे थे। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है और मुझे कोई और एंट्री पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मॉडर्नाइजेशन समझना है, मुझे सोशल चेंज समझना है, मुझे डिस्पोजेशन समझनी है, पॉवर्टी समझनी है। तो लैंड इज नॉट द एंट्री पॉइंट नहीं बन रहा था। तो आई रादर टुक द एंट्री पॉइंट एज फैमिली। तो मैं एक फैमिली स्ट्रक्चर्स जैसे बूढ़े होना, एजिंग, चाइल्डहुड, मदरहुड, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, न्यूक्लियर फैमिली, लाइक ये सब चीजों से मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मजदूर की जिंदगी कैसे होती है थ्रू द फैमिली। तो एंड आई हैव टेकन अ कम्युनिटी, कालबेलिया कम्युनिटी, जो बहुत अंडर रिसर्च कम्युनिटी है। और उनकी सोशल चेंज, उनकी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो लार्जली एसेटलेस कम्युनिटी है। ना तो प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर है, ना तो एक फिक्स्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन पंचायती ऐसा। इट्स अ वेरी, वो बहुत ज्यादा ही मार्जिन्स पे रहते हैं, कम्युनिटी सोसाइटी के मार्जिन्स पे, स्पेशली रूरल सोसाइटी के मार्जिन्स पे। तो वो ऑन द होल मजदूरी का काम करते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं। तो ये देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेबर। तो मैं ये सब समझने की कोशिश कर रही थी। तो आपने उनको कैसे समझा? उनको क्या आपने अभी तक का आपने क्या चीजें उसके अंदर मूल निकाले जो आपको लगती है कि हाँ ये कुछ चीजें सही दिशा में हमारी जा रही हैं या बढ़ रही हैं? आवाज शायद नहीं आ रही है। क्या आप सुन पा रही हैं एक दीक्षित? बार म्यूट। हाँ, अब आ रही है वापस बोलना। हाँ हाँ, अब आ रही है। हम्म। हम्म। ये इसके अंदर था कि आपने जो आउटपुट आपका जो रहा, आपकी जो समझ रही, उन समाजों को देखने के बाद आपने क्या समझ आपने उसका निकाला? आपने एक बार कुछ 5 पॉइंट के ऊपर आपने बात की थी, उनके मेले महोत्सवों को लेकर के बात की, हाँ। लैंड्स वाले को लेकर के बात करी। हम्म। सर में हम आपसे हम्म। हाँ, तो आई मीन वो इश्यूज, लाइक देयर आर सम ऐसे 5-6 इश्यूज हैं जिससे यू कैन सी दैट द कम्युनिटी इज स्ट्रक्चर्ड एंड यू कैन, इट्स अ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स टू लुक एट। तो एक है कि मैं देख रही हूँ कि लाइक फ्रॉम सदर्न राजस्थान, सारे जो गरीब जाति हैं वो रामदेव जी में विश्वास क्यों करते हैं, और वो हर साल रामदेव जी को क्यों रामदेवरा क्यों जाते हैं, और अपनी वो कम्युनिटी को पूरा बेस कर रहे हैं कि रामदेव ने हमको बदला, हमारा पूरा सोशल रिफॉर्म रामदेव जी के थ्रू हो रहा है। तो मैं ये रामदेव जी का सिग्निफिकेंस एक पूरे गरीब जातियों के लिए समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो भी कहानियां होती है रामदेव जी के लिए, जो भी कम्युनिटी मीट कैसे होती है रामदेव जी पे, पुजारी कैसे आ रहे हैं रामदेव के नाम पे, महाराज कैसे बन रहे हैं लोग कम्युनिटी में, राम ये सब तो। और तो ये एक एक चीज है। तो उससे आई मीन उससे मुझे ये भी पता चल रहा है। सो देयर एक एक चीज है कि लोग सोचते हैं कि गरीब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते।
क्योंकि वो जैसे बचाव नहीं कर पाते, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, तो लोग सोचते हैं कि यार ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचते। ये कॉमन आइडिया है ना। बट इफ यू सी कि वो रिचुअल्स कैसे करते हैं, वो उनकी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स देखो, उनकी पेरेंटिंग स्ट्रक्चर्स देखो, वो अपने बच्चों के लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक बाल कटाने की वो पूरी जो रिचुअल होता है, वो कितना पैसा खर्च करते हैं उसमें, शादियों पे कितना पैसा खर्च करते हैं। तो यू हैव टू सी इन अनदर वे कि पेरेंटिंग कैसे चल रही है, कि चाइल्ड कैसे ब्रेज हो रहा है, कि होप कैसे बन रही है, कि लोग फ्यूचर कैसे के बारे में सोचते हैं। तो एक मिडिल क्लास वैल्यूज जो है एजुकेशन के, मिडिल क्लास वैल्यूज जो है कि बच्चे को आगे बढ़ना है किसी चीज में, वो इट्स नॉट नेसेसरी कि पुअर की वैल्यूज नहीं है। लोग सोचते हैं कि दे आर ओनली स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, बट वैल्यूज है, मॉरल्स है। एक माँ अपने बच्चे को अच्छी जीवन देना चाहती है, बट वो अच्छी जीवन का मतलब क्या है, वो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट इन माय थीसिस। तो एक वो रामदेव के ऊपर हो गया, एक चाइल्डहुड के ऊपर हो गया कि चाइल्डहुड का क्या मतलब होता है, क्योंकि बहुत ऐसे चाइल्ड लेबर भी कर रहे होते हैं। तो चाइल्ड लेबर का मॉरल मीनिंग क्या होता है? आई मीन, इज इट रियली सीन एज बैड? इट्स नॉट ऑलवेज सीन एज बैड, इतना तो। एंड थर्ड थिंग आई एम सीइंग इज दैट कि मैं ये एक एक दो आई मीन एक दो केस स्टडीज ऑफ लकवा देख के मैं ओल्ड एज को समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ओल्ड एज एक स्पेसिफिक मजदूरों में कोई बूढ़ा हो सकता है, क्योंकि वो तब तक काम करते हैं जब तक वो कम्प्लीटली डिसेबल्ड हो जाए। तो ये ओल्ड एज किसी ने ज्यादा लिखा नहीं है कि ओल्ड एज और लेबरिंग क्लासेस में क्या रिलेशन होता है। तो मैं ये आई मीन देयर आर सम ऐसे ऐसे चीजें फिर देख के मैं थीसिस आई मीन अभी तो सब अटक गया है, बट हाँ। कोविड की वजह से सारी चीजें अटक गई हैं। हाँ। और एक इसमें दीक्षा ये बताइए कि जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है, हम जब सोशियोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, एवोल्यूशनिज्म, इनको हम रिसर्च के अंदर या फील्ड वर्क के अंदर कहाँ अप्लाई करते हैं? तो सब जगह आता है। आई मीन इट रियली डिपेंड्स। कई लोग बिल्कुल अप्लाई नहीं करते हैं कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि इफ डोंट हैव थ्योरेटिकल लेंस तुम्हें कुछ दिखती है। तो आई मीन लाइक पूरा एक ब्रांच ऑफ स्टडीज है ऑन लेबर। So you look at those labor studies to understand this. You look at studies, बहुत कम studies हैं nomads पे। तो जो भी limited studies है, अगर आप study नहीं करके जाओगे ना, आपको सब चीजें दिखती हैं जैसे कभी पहले नहीं हुई। यू गेट व्हाट आई मीन। तो आपको थोड़ा सा स्टडी करके जाना चाहिए, और देन ओनली द कॉन्सेप्ट मेक सेंस। जैसे क्लास, एक वर्किंग क्लास कल्चर, जो वर्किंग क्लास कल्चर है, वो अगर आपने पहले कुछ पढ़ा नहीं है वर्किंग क्लास कल्चर के बारे में, वर्क डिसिप्लिन के बारे में, तो आपको समझ नहीं आएगा बहुत चीज। तो मुझे लगता है कि इफ यू आर ट्राइंग टू बी अ स्कॉलर, तो आपको पढ़ के जाना चाहिए फील्ड। हाँ।